गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु। चैप्टर का नंबर, चैप्टर की जो संख्या है वो बुक में 14 नंबर दिया हुआ है, 14 नंबर दिया हुआ है चैप्टर को। ठीक है, तो जो अभी पॉलीमर बहुलक अपना चैप्टर खत्म हुआ है, उस बहुलक चैप्टर से पहले वाला चैप्टर है जैव अणु। देखो, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, ज़्यादातर बायोलॉजी के बच्चे हैं, तो बायोलॉजी के बच्चे तो पहले भी ये संरचनाएं पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जितना मेरी जानकारी काम करती है, बायोलॉजी में भी जैव अणु के नाम से एक चैप्टर रखा गया है। वो शायद 11th क्लास में आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में 12th क्लास में रखा गया है, तो शायद 11th क्लास में तुम्हारा चैप्टर आ चुका है। और जो मैथ्स के बच्चे हैं, 2 ही बच्चे मैथ्स के हैं अपने क्लास में, तो जो मैथ्स के बच्चे हैं, उन मैथ्स के बच्चों को स्टार्टिंग से और लास्ट तक एक एक चीज़ स्ट्रक्चर बनाना बहुत ध्यान से देखना है। बायो के बच्चों को भी देखना है, अगर स्ट्रक्चर उन्होंने बायोलॉजी में नहीं बनाए हैं तो क्योंकि मैंने सिलेबस नहीं देखा बायोलॉजी में क्या है, तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं तो मेन चीज़ यही है कि संरचना बनाना हमें आ जाना चाहिए, क्योंकि इन संरचनाओं पर ही आधारित है अपना आगे का। जैसे सुक्रोज की संरचना आएगी बनाने के लिए, बड़ी बड़ी संरचनाएं आती हैं, स्टार्च की संरचना आएगी बनाने के लिए, इसी तरह से ग्लाइकोजन की संरचना आएगी बनाने के लिए। तो ये संरचनाएं बनाने तुम्हें तभी आएंगी जब इनकी इकाई की संरचना बनाना तुम सीख जाओगे। उससे पहले थोड़ा सा प्रस्तावना में मतलब थोड़ा सा सिद्धांत भी हम पढ़ लेते हैं, हमें पता चले कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या दी गई है, उनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं। देखो, मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है, कार्बन हाइड्रेट। हाइड्रेट शब्द का मतलब होता है जल या वाटर, जल के अणु। कार्बन और जल के अणुओं से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते थे पुरानी परिभाषा के अनुसार। पुरानी परिभाषा में, जैसे पुरानी परिभाषा अम्ल की क्या थी कि जो खाने में खट्टे लगते हैं उनको हम अम्ल कहते थे, उसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। कार्बोहाइड्रेट की संरचना को देखते हुए, क्योंकि उस समय में जितने कार्बोहाइड्रेट की संरचना ज्ञात थी उनको देखते हुए ये पता लगाया गया था कि कार्बन अगर जल के अणुओं के साथ जुड़ा हुआ है कुछ यौगिकों में, तो उन यौगिकों को एक अलग से वर्गीकरण दे दिया गया था और उनको कार्बोहाइड्रेट मान लिया गया। मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या कार्बन के जल के साथ मिलने से बने हुए यौगिक, उनको कार्बोहाइड्रेट कहा गया। इसका उदाहरण भी मैंने लिखा है, C6H2O6, ठीक है, जहां पर क्या आ जाएगा, C का नंबर 6 आ जाएगा और H2O के बाद भी 6 आ जाएगा। देखो, x और y का मान यहाँ पर C6H2O6, ये अपना सूत्र बन जाएगा ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट की संरचना के आधार पर बनाना चाहते हैं तो हमारा सूत्र ये आ जाएगा। इसका मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के संरचना सूत्र को पूरी तरह से पालन करता है, उसका पालन करता है पूरी तरह से, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस संरचना सूत्र को पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे अपवाद भी हैं कि जो इस संरचना सूत्र की पालना नहीं करते। उन अपवाद को मैंने अपवाद के नाम से ही लिखा हुआ है, एक्सेप्शन या अपवाद। अपवाद कौन कौन से हैं? देखो, फॉर्मल्डिहाइड, संरचना सूत्र तो वही है, कार्बन की संख्या 1 है, जल की संख्या 1 है, जल के अणु की संख्या 1 है, मतलब x का मान 1 और y का मान 1 रखने पर हमारे पास ये संरचना सूत्र आ जाता है। तो इसे कार्बोहाइड्रेट का संरचना सूत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये संरचना सूत्र फॉर्मल्डिहाइड का माना जाता है, जो कि एक एल्डिहाइड और एल्डिहाइड समूह की ही अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, कार्बोहाइड्रेट की अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता है। तो एल्डिहाइड इसका एक अपवाद हुआ। दूसरा अपवाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल, एक एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, एसिटिक अम्ल। देखो, एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र क्या बन रहा है, इसके सूत्र के आधार पर, अनुसूत्र के आधार पर C2H2O, मतलब कि CH3 2 कार्बन हुए, हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2। तो एसिटिक अम्ल भी इस संरचना सूत्र में पूरी तरह से फिट होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं। हमें मालूम है एसिटिक अम्ल का पूरे अम्लीय गुण उसके अंदर उपस्थित है, अम्लों की अभिक्रिया देता है, इसी तरह से एल्डिहाइड की अभिक्रिया देता है। अच्छा, अब ये तो बात हुई उन यौगिकों की कि जिनके संरचना सूत्र कार्बोहाइड्रेट की संरचना से मेल खाते हैं,
लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट की विशेषताओं को नहीं बताते। अब एक अपवाद ऐसा भी है कि जो कार्बोहाइड्रेट की विशेषताएं तो बताता है, विशेषताओं के आधार पर उसको कार्बोहाइड्रेट में रखा भी गया है, लेकिन वो इस अणु सूत्र का पालन नहीं करता। वो क्या है? रैमनोज। मैंने यहाँ पर लिखा है रैमनोज इसका नाम, रैमनोज। और रैमनोज का संरचना सूत्र है C6H12O5। मतलब कि जो CHH2O है उसका पालन ये नहीं करता, उसको पालन ये नहीं करता। तो ये संरचना सूत्र के आधार पर कार्बोहाइड्रेट नहीं माना जाना चाहिए, जबकि इसकी विशेषताएं कार्बोहाइड्रेट की विशेषताएं हैं। तो ये जो एक समस्या आ गई थी कुछ यौगिकों को लेकर कि कुछ यौगिक संरचना सूत्र का पालन कर रहे थे लेकिन विशेषताओं का पालन नहीं कर रहे थे, कुछ यौगिक विशेषताओं का पालन कर रहे थे लेकिन संरचना सूत्र उनका कार्बोहाइड्रेट की संरचना सूत्र के जैसा नहीं आता था। तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक नई परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की दी गई, उनकी दूसरी संरचना को बहुत ध्यान से अध्ययन करने के बाद। और वो क्या दी गई वो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। कार्बोहाइड्रेट की संरचना जब हम पढ़ेंगे, अभी हम ग्लूकोज की संरचना पढ़ेंगे तो तुम देखोगे उसमें कि जो बात मैंने यहाँ कही है वो बात मैंने सही कही है। कार्बोहाइड्रेट में OH समूह उपस्थित होता है और ऑर्गेनिक में कार्बनिक रसायन में इस OH समूह को हम हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। तो हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति साथ साथ एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, इसका नाम दिया गया हाइड्रोक्सी एल्डोज, क्योंकि अंग्रेजी का नाम है इसलिए मैंने अंग्रेजी की टर्म लिख दी है साथ में। उसी टर्म को हिंदी में लिखा गया है, कोई अलग से नाम हिंदी में नहीं है। हाइड्रोक्सी एल्डोज अथवा हाइड्रोक्सी कीटोज। यदि हाइड्रोक्सी समूह के साथ साथ कीटोनिक समूह उपस्थित है, जो कि होता है फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? हाइड्रोक्सी कीटोज। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी समूह और एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह की उपस्थिति के आधार पर ये नई परिभाषा दी गई थी। इस नई परिभाषा में ये बताया गया कि हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है निश्चित तौर पर सभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होता है सभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट में इस समूह की अभिक्रियाएं दिखाई देती हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट में समूह की अभिक्रियाएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उपस्थित सब में होती है। तो एक अपनी परिभाषा आ गई, एक सामान्य परिभाषा जो सभी के लिए हम लागू कर सकते हैं। ये अपनी परिभाषा है। अच्छा, अब इस परिभाषा के बाद आते हैं वर्गीकरण पर। वर्गीकरण को मैंने आज पहले ही दिन ले लिया है कार्बोहाइड्रेट के, क्योंकि इससे तुम्हारा एक थोड़ा सा बेस तैयार हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में कि कार्बोहाइड्रेट जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो जैव अणु हैं, बहुत मुख्य जैव अणु हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर में, शरीर की अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए, तो उनको कैसे विभाजित किया गया था, कौन कौन से गुण के आधार पर उनका विभाजन किया गया था। सबसे पहला जो उनका विभाजन था वो विभाजन क्या था? शर्करा और अशर्करा, शुगर और नॉन शुगर्स। हिंदी में इसको शर्करा बोलते हैं, शुगर को हिंदी का टर्म लिख दे शर्करा, बस तुम्हें पता ही है, शर्करा और अशर्करा। शर्करा या शुगर का मतलब क्या? जो खाने में मीठे लगते हैं। आधार क्या था वर्गीकरण का? जो कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठे लगते हैं, संरचना नहीं है यहाँ पर, जो कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठे लगते हैं उनको हमने शर्करा में रखा। जैसे उदाहरण मैंने लिखे हैं ग्लूकोज और सुक्रोज, मतलब चीनी, जो चीनी तुम खाते हो वो चीनी, और ग्लूकोज जो ग्लूकोज का पाउडर आता है मार्केट से, तो ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों ही मीठे लगते हैं खाने में, तो दोनों को यहाँ पर शर्करा में रखा गया। दूसरा आता है अशर्करा या नॉन शुगर्स, मतलब जो मीठे नहीं लगते। देखो आलू को खा के देखो, आलू को कच्चा खा के देखो, शकरकंद को कच्चा खा के देखो, कैसा लगेगा? मीठा नहीं लगेगा। तो वो, लेकिन है वो भी कार्बोहाइड्रेट, उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, स्टार्च उपस्थित होता है आलू के अंदर। तो जो खाने में मीठे नहीं लगते लेकिन शर्करा है, तो उनको अशर्करा इस वर्गीकरण के आधार पर बताया गया है। जैसे उदाहरण में मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार्च, और स्टार्च के साथ साथ ग्लाइकोजन भी ले सकते हैं उदाहरण में, और भी बहुत सारे उदाहरण इसके लिए। उसके बाद आते हैं बेटा रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हिंदी में मैं इसका मतलब बता देती हूँ, मैंने साइड में लिखा हुआ भी है, अपचाई शर्करा और अनअपचाई शर्करा। अपचाई का मतलब होगा जो दूसरे को अपचयित कर देती है, अनअपचाई का मतलब होगा जो दूसरे को अपचयित नहीं कर पाती। देखो, अपचाई अगर दूसरे को अपचयित कर रही है, इसका मतलब अपने आप ऑक्सीकृत होगी, और अपने आप ऑक्सीकृत होगी तो उसका मतलब हम संरचना के आधार पर ये समझते हैं
कि इसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन समूह, एल्डिहाइड समूह या कीटोन समूह, इन दोनों में से कोई समूह उपस्थित होगा। अगर ये समूह उपस्थित है तो इन समूहों का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में बदल जाते हैं, जो तुम पढ़ोगे अपने कार्बनिक रसायन में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। जब अपने आप तो ऑक्सीकृत हो गई, इसका मतलब दूसरे को अपचयित करेगी, इसलिए इसको क्या बोल दिया, अपचायी शर्करा। तो अपचायी शर्करा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों उदाहरण आते हैं। मैंने यहाँ साइड में लिखे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों उदाहरण आते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, अभी हम संरचना में देखेंगे, और फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, जो हम यहाँ पर संरचना में देखेंगे। ये बात क्लियर हुई। अब देखो अगला वर्गीकरण क्या है। अगला वर्गीकरण आया अपना, हाँ, नॉन रिड्यूसिंग मतलब अनअपचायी, जो कि अपचयित नहीं कर पाते। देखो इनमें एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह होते तो हैं, लेकिन क्योंकि ये जैसे हमने क्या उदाहरण लिया, इसमें सुक्रोज का उदाहरण लिया, स्टार्च का उदाहरण लिया, ये उदासीन हो जाते हैं। जैसे सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम बोल रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक समूह उपस्थित है, तो इसका मतलब शर्करा में उपस्थित होना चाहिए, लेकिन नहीं उपस्थित होता है, क्योंकि वो उदासीन हो जाता है। दोनों की आपस में विक्रिया होने से वो समूह उदासीन हो जाता है, इसलिए इसको अनअपचायी शर्करा के अंदर रखा जाता है। स्टार्च को भी और इसको भी अनअपचायी में रखा जाता है, क्योंकि उनका जो समूह है वो अभिक्रियाशील नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता उदाहरण बेटा, ये उदाहरण किस पर आधारित है, देखो एक फोटोन के बारे में तुमने पढ़ा है। जितना हमारे पास सूर्य की ऊर्जा आती है, उस सूर्य की ऊर्जा का एक छोटा सा कण, एक इकाई, ऊर्जा की एक इकाई, उसको हम बोलते हैं फोटोन। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की इतनी बड़ी संरचना होती है, बहुत सारे अणु मिलकर एक बड़ा अणु कार्बोहाइड्रेट का बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बड़ी संरचना की अगर एक इकाई का नाम लें तो उसका नाम सकेरोम कहा जाता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको सकेरोम, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में लिख देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट की एक इकाई, एक इकाई को सकेरोम कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अगला देखो मोनोसैकेराइड, इसका पहला वर्गीकरण। मोनो शब्द का मतलब तुम्हें मालूम है एक होता है, वन। मोनो शब्द का मतलब है एक। अगर कार्बोहाइड्रेट की केवल एक ही इकाई उपस्थित है, एक ही इकाई उपस्थित है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। और अगर 2 से लेकर 10 तक की इकाई उपस्थित है, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और अगर 10 से ज्यादा इकाई उपस्थित है, उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली शब्द का मतलब तुम अब समझ चुके हो, पॉली मतलब मैनी, बहुत सी इकाई। अगर 10 से ज्यादा, यहाँ पर हम संख्या के अनुसार हम चल रहे हैं, तो 10 से ज्यादा इकाइयाँ अगर उपस्थित है तो उनको हम क्या बोलते हैं, बहुत सी इकाइयाँ या पॉलीसैकेराइड। तो ये जो वर्गीकरण है ये किस पर आधारित है, इकाइयों की संख्या पर आधारित है कि कितनी इकाई उपस्थित है। अगर सैकेरोम की संख्या एक ही है तो मोनोसैकेराइड, सैकेरोम की संख्या 2 से 10 तक है तो ओलिगोसैकेराइड, और सैकेरोम की संख्या अगर 10 से ज़्यादा है तो पॉलीसैकेराइड। आ गए इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आओ संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ, मैंने तो यहाँ लिखे हुए फेलिन, विलियन और टोलन, ये इसके लिए लिखे हुए थे कि एल्डिहाइड समूह और कीटोनिक समूह का पता लगाने के लिए ये दोनों अभिकर्मक उपयोग में लाए जाते हैं। फेलिन विलियन उपयोग में लाया जाता है और टोलन विलियन उपयोग में लाया जाता है। इन विलियन का जो रंग होता है, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन मिला रहे हैं उसके अंदर, तो उनका रंग परिवर्तित हो जाता है। और रंग परिवर्तन से हमें पता चल जाता है कि कार्बनिक यौगिक के अंदर कीटोनिक या एल्डिहाइड समूह में से कोई एक समूह उपस्थित है। ये अभिक्रियाएं तुम एल्डिहाइड में भी पढ़ोगे, कीटोन में पढ़ोगे, जो अपना चैप्टर है कार्बनिक रसायन का, और ग्लूकोज की संरचना में भी आएंगे अभी आगे। तो अभी पहले संरचना पढ़ लेते हैं। संरचनाएं में मैंने 3 संरचनाओं के नाम लिखे हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तीनों का संरचना सूत्र एक ही है, अणु सूत्र एक ही है। ये अणु सूत्र C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। अंतर क्या है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया। गैलेक्टोज के अंदर भी एल्डिहाइड समूह होता है, ये हम संरचना में देखेंगे क्योंकि इसके बारे में भी जिक्र नहीं किया था हमने। और फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। कैसे उपस्थित होता है, देखो जब हम संरचना बनाना सीखते हैं 10th क्लास में,
जब IUPAC नामकरण लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले कार्बन की सीधी श्रृंखला बना लेते हैं। यहाँ भी हमने ये कार्बन की सीधी श्रृंखला बनाई, मैंने 6 कार्बन, ये छठा कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये छठा कार्बन, मैंने 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला बना ली। अब संरचना के अनुसार हमें कैसे जानना है, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह लगाना है, C+OH, ये समूह मैंने पहले कार्बन पर लगा दिया। इस कार्बन की जो ये संयोजकता है ये इस दूसरे कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो छठा कार्बन, पहला कार्बन और छठा कार्बन, ग्लूकोज के अंदर पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह, छठे कार्बन पर CH2OH लगा हुआ होता है। ये चीज फिक्स है, इसमें तुम्हें कोई परिवर्तन करने की जरूरत आगे भी नहीं पड़ेगी किसी भी संरचना में, ठीक है। पहले कार्बन पर एल्डिहाइड और छठे कार्बन पर CH2OH। अब बाकी के कार्बन के बारे में बात करते हैं। देखो बाकी के कार्बन में मैंने एक को सर्कल बनाया हुआ है, गोला किया हुआ है। कारण क्या है कि जैसे क्लास का कोई एक बच्चा ऐसा होता है कि जो पूरी क्लास के साथ नहीं जाता, पूरी क्लास कुछ और कर रही है और वो बच्चा कुछ और कर रहा है, ठीक है, शैतानी कर रहा है कोई शैतानी, तो यहाँ पे वो शैतान बच्चा है अपने पास, ये शैतान बच्चा। बाकी बच्चे जो करेंगे उससे अलग करेगा। अब बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी बच्चों में OH दाहिने हाथ की तरफ लगा हुआ है, मेरे दाहिने हाथ की तरफ। जब तुम बनाओगे अपने दाहिने हाथ की तरफ बनाना, दाहिने हाथ की तरफ OH लगा हुआ है और इस शैतान बच्चे ने उसको उल्टा कर दिया, इसने OH को बाएं हाथ की तरफ ले लिया और H को दाहिने हाथ की तरफ ले लिया। इनमें बाकी कार्बन में OH दाहिने हाथ की तरफ और H बाएं हाथ की तरफ, इसमें OH बाएं हाथ की तरफ और H दाएं हाथ की तरफ लगा हुआ, ठीक है। तो इसने क्या किया कि सबसे अलग ही अपने आप को बना लिया, सबसे अलग बना लिया अपने आप को। तो केवल तुम्हें इसी के बारे में याद रखना है, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड, छठा कार्बन CH2OH और बाकी तीसरे कार्बन को छोड़कर बाकी कार्बन पर दाहिने हाथ की तरफ OH, बाएं हाथ की तरफ H और तीसरे कार्बन पर उसका उल्टा करना है। OH को बाएं हाथ की तरफ लेना है और H को दाहिने हाथ की तरफ लेना है। ये बन गई अपनी ग्लूकोज की संरचना। अब गैलेक्टोज की संरचना में देखो, गैलेक्टोज की संरचना में बाकी सब कुछ समान है ग्लूकोज के जैसा। पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह, छठे कार्बन पर CH2OH, बाकी कार्बन पर भी समान है। कहाँ पर अंतर है, इस तीसरे को अब कंपनी मिल गई है, इस तीसरे बच्चे को अब एक और बच्चा क्लास में ऐसा मिल गया है जो इसी के जैसे शैतानी करता है और दोनों ने मिलकर वही शैतानी की, ठीक है। वही शैतानी क्या करी कि OH को बाएं हाथ की तरफ ले लिया और H को दाहिने हाथ की तरफ ले लिया, बाकी में OH दाएं हाथ की तरफ और H बाएं हाथ की तरफ। तो गैलेक्टोज में हमें कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 इन दोनों का ध्यान रखना है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। और ग्लूकोज में हमें केवल कार्बन नंबर 3 का ध्यान रखना है कि कार्बन नंबर 3 पर हमें परिवर्तन करना है और बाकी कार्बन पर हमें एक समान संरचना बनानी है। अब आ जाओ फ्रक्टोज की तरफ। देखो फ्रक्टोज की संरचना क्या है, फ्रक्टोज में मैंने बोला कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। अब कीटोनिक समूह की एक कंडीशन होती है कि कार्बन की 2 संयोजकताएं तो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो बाकी की बची हुई 2 संयोजकताएं हैं वो 2 संयोजकताओं को कंफर्म हमें 2 कार्बन से ही जोड़ना पड़ता है, 2 कार्बन से ही जोड़ना पड़ता है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कीटोनिक समूह कभी भी किनारे पे आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी तो कंडीशन है कि 2 कार्बन से जोड़ना है ऐसे, तो उसको हमें दूसरे नंबर पे लेना पड़ेगा। अब इसको हमने दूसरे नंबर पर लिया, कीटोनिक समूह दूसरे नंबर पे रख दिया। देखो अब एक चीज और फिक्स हो गई, कीटोनिक समूह फिक्स हुआ दूसरे कार्बन पे। कारण क्या था कि उसको 2 कार्बन से जुड़ना था, तो दूसरे कार्बन पे वो फिक्स हो गया। उसके बाद नंबर 1 कार्बन और नंबर 6 कार्बन, ये नंबर 1 कार्बन है और ये नंबर 6 कार्बन है, ये भी फिक्स है। नंबर 1 पर CH2OH आ गया अब फ्रक्टोज की संरचना में, और नंबर 6 पर CH2OH पहले से ही चला आ रहा था, यहाँ भी CH2OH था, यहाँ भी CH2OH था, यहाँ भी CH2OH था, ठीक है। और बाकी संरचना ग्लूकोज की जैसी, कोई अंतर नहीं। क्या तीसरे कार्बन पर OH बाएं हाथ की तरफ, H दाएं हाथ की तरफ, बाकी सारे कार्बन पर OH दाहिने हाथ की तरफ और H बाएं हाथ की तरफ। ये अपनी फ्रक्टोज की संरचना हो गई, ठीक है। ये संरचना अपने हाथ से तुम्हें बना के देखनी है, क्योंकि जब तक हाथ से नहीं बना के देखोगे सिर्फ 3 बातें याद रखनी है, नंबर 1 कार्बन, नंबर 6 कार्बन और फ्रक्टोज
गैलेक्टोज के लिए नंबर 3, नंबर 4, फ्रक्टोज के लिए नंबर 2 कार्ब। ये 3 बातें तुम्हें याद रखनी है बस, तो पूरी संरचना बन जाएगी। अब इसके बाद आती है बेटा इनकी ये वाली जो संरचना है इसको बोलते हैं श्रृंखला संरचना, क्योंकि ये सीधी रेखा में बनी हुई है, तो सीधी रेखा वाली संरचना। अब ये सीधी रेखा वाली संरचना से हमें एक चक्रीय संरचना पे पहुंचना है। चक्रीय संरचना पे पहुंचने के लिए जो ग्लूकोज की संरचना है ये स्थायी संरचना नहीं मानी जाती। कारण क्या है इसका? स्थायी संरचना क्यों नहीं मानी जाती है कि नंबर 1 कार्बन पर जो एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, अगर इसको किसी भी OH समूह से हाइड्रोजन मिल जाता है तो हाइड्रोजन लेकर वो अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेता है, और यही परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। पहले कार्बन में 5वें कार्बन का जो OH लगा हुआ था उस OH में से हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन लेकर इसके पास आया OH और H, कार्बन की एक संयोजकता अभी भी होती है, वो संयोजकता इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है, एक समझौता हो जाता है दोनों कार्बन में ऑक्सीजन को लेकर एक समझौता हो जाता है, ठीक है। और विलियम के अंदर यही संरचना उपस्थित होती है, ये संरचना उपस्थित नहीं होती विलियम के अंदर, ठीक है। ठोस अवस्था में उपस्थित होती है, लेकिन जब ग्लूकोज का विलियम बनाएंगे तो यही संरचना उपस्थित होगी। अब इस संरचना में एक परिवर्तन और किया जा सकता है। देखो O क्योंकि मैंने यहाँ लगाया था तो मैंने इसको इस तरफ भेज दिया और OH इस तरफ लगा दिया बाएं हाथ की तरफ, लेकिन ये दाएं हाथ की तरफ भी होता है। 2 संरचनाएं बनती हैं, ये दाएं हाथ की तरफ भी होता है, इसलिए मैंने दाएं हाथ की तरफ लगाया। यहाँ बाएं हाथ की तरफ लगाया, यहाँ मैंने दाएं हाथ की तरफ लगाया। अब इसका नाम क्या बोलेंगे? देखो क्योंकि मैंने नाम इंग्लिश में लिखे, मैं इंग्लिश में नाम दिए हुए इसके, तो मैंने इंग्लिश में लिखे, हिंदी में तुम बता देते हैं। अगर बाएं हाथ की तरफ पहले कार्बन पर OH लगा है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। और अगर दाएं हाथ की तरफ लगा हुआ है तो अल्फा डी ग्लूकोज। दाएं हाथ मतलब मेरा दाएं हाथ, तुम्हारा दाएं हाथ, वो दाएं हाथ, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर दाएं पहले कार्बन पर दाएं हाथ की तरफ OH समूह लगा हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज, पहले कार्बन पर बाएं हाथ की तरफ OH समूह लगा हुआ है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। मैंने नीचे इसमें लिखा हुआ है C1OH in left, C1OH in right। अगर राइट में लगाया कार्बन नंबर 1 पर OH तो वो अपना बीटा अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट में लगाया तो बीटा डी ग्लूकोज। और इनको एक नाम दोनों को मिलाकर हम एनोमर बोलते हैं। जैसे हम आइसोमर पढ़ते हैं समावेवी, उसी तरह से यहाँ पर एनोमर होता है। एनोमर है एक दूसरे के, नंबर 1 कार्बन पर OH की स्थिति परिवर्तित हो रही है तो उनको एनोमर बोला जाता है। अब इसी संरचना के आधार पर मैंने ये संरचनाएं नीचे बनाई। कैसे बनाई है ये संरचनाएं नीचे? देखो यहाँ पर एक पायरोन मैंने एक यौगिक की संरचना बना रखी है। पायरोन में एक ऑक्सीजन है, बेंजीन की जैसे संरचना बनी हुई है, एक ऑक्सीजन है और बाकी 5 कार्बन लगे हुए, ठीक है। हम मैंने ये किया, ये ऑक्सीजन लगाई और ये बाकी के 5 कार्बन लगाने के बाद अब क्या करना है? देखो ऑक्सीजन किससे जुड़ी हुई है? नंबर 1 कार्बन और नंबर 5 कार्बन। तो ये नंबर 1 कार्बन है और नंबर 5 कार्बन है जिससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। उसके बाद हमें क्या करना है? जो दाहिने हाथ की तरफ आता है उसको हमें नीचे की तरफ देना है, और जो बाएं हाथ की तरफ आता है उसको हमें ऊपर की तरफ देना है। देखो दाहिने हाथ की तरफ हमारे नंबर 1 कार्बन पर आया दाहिने हाथ की तरफ H, मैंने लिख दिया H। इस पर आया OH, मैंने लिख दिया OH। इस पर आया H, मैंने लिख दिया H। इस पे आया OH, मैंने लिख दिया OH। और जो आखिरी कार्बन का CH2OH है, क्योंकि आखिरी कार्बन को हमें श्रृंखला में गिनना होता है तो उसको हमेशा ऊपर की तरफ लगाया है। CH2OH, CH2 ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये संरचना हमारी किसकी बन गई है? ये संरचना हमारी बनी बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पर आ जाओ, देखो पहले दाहिने हाथ की तरफ लगाते हैं नंबर 1 कार्बन और नंबर 5 कार्बन। ये नंबर 1 कार्बन है और ये नंबर 5 कार्बन जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ये नंबर 6 कार्बन, ये नंबर 6 कार्बन, ठीक है। OH 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 H और OH, याद है इसकी पूरी लाइन। CH2OH को हम ऊपर लेकर ही जाना है, और इस तरफ H H H H H OH और H H OH और H, और ये H हमारा नीचे आएगा। कारण क्या है कि CH2OH को हमें
महत्व देना है, क्योंकि उसको हमें जो कार्बन की श्रृंखला चल रही है 6 कार्बन वाली, उस श्रृंखला में हमें उसे गिनना है। अब इस संरचना को, क्योंकि ये पायरोन की सहायता लेकर बनाई गई संरचना, पायरोन की संरचना को देखकर बनाई गई संरचना, इसीलिए पायरोन का महत्व दिया जाता है और इसका नाम हम ग्लूकोपायरोनोज रख देते हैं। ग्लूको क्योंकि ग्लूकोज की संरचना है, और पायरेनोज क्योंकि पायरोन की सहायता लेकर बनाई गई है, तो ग्लूकोपायरेनोज इस संरचना का नाम दे दिया जाता है। तो बेटा एक बार मैं फिर से तुम्हें बताती हूँ, देखो ये ग्लूकोज की श्रृंखला वाली संरचना है, ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की और फ्रक्टोज की, मैंने तीनों की बनाई है। और ये जो संरचनाएं नीचे बनी है, चक्रीय संरचनाएं बनी है, और इन चक्रीय संरचनाओं को फिर हमने इस रूप में लिख लिया है। इसमें लिखने का कारण क्या है कि आगे जब हम स्टार्च बनाएंगे, आगे जब हम माल्टोज बनाएंगे, आगे जब हम फ्रक्टोज बनाएंगे, तो उनमें हम इन्हीं संरचनाओं को लेकर चलेंगे। ये संरचनाएं दोबारा नहीं बनाएंगे, हम इन्हीं संरचनाओं के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये संरचनाएं बनाना तुम्हें आना जरूरी है। आज मैंने ग्लूकोज की सारी संरचनाएं पूरी कर दी हैं, जितनी भी संरचनाएं इसकी बन सकती हैं वो सारी संरचनाएं मैंने पूरी कर दी हैं। कल गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इन दोनों की सारी संरचनाएं भी पूरी कर दी। तो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की संरचना आज बना के पक्की कर लो। और अगर तुम अपने आप बना सकते हो, अगर इस तरह की संरचनाएं तुम अपने आप बना सकते हो, तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं। अगर अपने आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि उसी तरह से बनाओ। और कल मैं तुम्हें कल वाले वीडियो में इनकी संरचना एक्सप्लेन करूंगी और टॉपिक को अपना आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक भी नहीं है, जैसे पिछला टॉपिक अपना 4 वीडियो में कंप्लीट हो गया, तो ये टॉपिक अपना होपफुली 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस हफ्ते में ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाने वाला है, तो एक और चैप्टर पूरा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, बस मैं भेज ही रही हूँ तुम्हें स्क्रीनशॉट्स। और कोई भी क्वेश्चन है तो जैसे बच्चों के क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई भी प्रश्न अगर आधारित है तुम्हारा आज के टॉपिक से, तो उस प्रश्न को तुम लिखकर मेरे पास भेज सकते हो।